आज का टॉपिक जो हम लोग का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ पूरे सिविल इंजीनियरिंग में तो हर जगह पर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जड़त्व आघूर्ण। क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। पहली बात, एक चीज मैं आपको जड़त्व आघूर्ण जानने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बता दूं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया यानी इसको खाली बोलते हैं हम लोग जड़त्व। ठीक है ना। अभी हम मुद्दे पर पहुंचेंगे। जड़त्व, एक चीज मैं बता दूं, कोई भी चीज जिसके अंदर इनर्शिया का गुण है, आप इसका नाम पहले भी सुने, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, यदि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया का लॉ कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, जड़त्व यानी किसी के अंदर जड़ता, इसको इसको ना जड़ता गुण भी बोलते हैं। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्व गुण या जड़ता गुण भी बोलते हैं। जड़ता मतलब समझते हैं, इस वर्ड को समझिए। जड़ जाना, ढिठाई, मूर्खता, इन सब को बोलते हैं जड़ता। जड़ता मतलब अपनी किसी चीज को न छोड़ने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, उसको बोलते हैं जड़ता। हर वस्तु के अंदर जड़ता है। यदि जड़ता नहीं होती, मैं ये वर्ड हिंदी में जड़ता बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि आप हो सकता है उसे रिलेट बेटर कर पाए, क्योंकि ये आप लोग ना सुने होंगे एकदम जड़ बुद्धियों का। जड़ बुद्धि का मतलब तुम, बुद्धि ऐसी है तुम्हारी कि तुम बदलने के लिए तैयार है नहीं हो, बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम मान ही नहीं रहे हो, यानी तुम अड़े हुए हो, यानी तुम जड़ बुद्धि हो। और जड़ बुद्धि का मतलब कोई चीज यदि अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो उसके अंदर जड़ता है। और जड़ता का मतलब, यदि मैं किसी चीज को उठा करके, मेरा फोन है, मैं इसको उठा के यहां से उठाया तो उठाने में मुझे बल लगा। अब बल क्यों लगा? क्योंकि इसका कुछ न कुछ वेट है, यानी इसका मास है इसके अंदर। अगर मास नहीं रहता तो वेट भी नहीं रहता। तो असल में किसी वस्तु का मास ही उसके अंदर जड़त्व का कारण है। यदि इसका मास नहीं होता तो ये जड़त्व इसके अंदर कहां होता? कहेंगे कैसे? अरे यार हल्का हो जाता तो इसको हटाने में आसानी रहती। ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कम करता। इसीलिए हम लोग किसी व्यक्ति को भी बोल देते हैं जड़ बुद्धि जब वह अपनी अवस्था या अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम बोलते हैं जड़ बुद्धि। बात समझ में आ रही है? तो ये खराब बात है कि अच्छी बात है, डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। ठीक है। मैं इतना बस आपसे कहूंगा कि जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ये तो जड़त्व हो गया। इसके बारे में मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन में भी जिक्र किया था आपको कि देखो, स्ट्रेस किसी बॉडी के अंदर असल में जड़त्व का ही एक रिजल्ट होता है। ठीक है ना। ये बात मैंने उस समय भी करी थी। अगर आपको मेरा ये स्टेटमेंट याद हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं यदि बात करूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, निकालना तो जानते हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे किसी सेक्शन का, बट दे डोंट नो व्हाई दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन द इक्वेशंस ऑफ बेंडिंग एंड शियर या जहां भी। ये हमें समझना जरूरी है कि क्यों इसका प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी के अंदर जड़ता अच्छी है या बुरी, मैं कहूंगा कि यदि कोई बीम है या कॉलम है या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग का कोई भी स्ट्रक्चर है, यदि उसके अंदर जड़ता है तो अच्छी बात है। मेरे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब उस पर बल लगेगा तो वो आसानी से अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। हम थोड़ी चाहते हैं कि हवा चले और हमारा घर उड़ जाए। हम ऐसा चाहते हैं कि हवा चले और हमारा घर उड़ जाए? तो इसका मतलब हुआ कि हम जड़त्व नहीं चाहते। मतलब जड़त्व हम चाहते हैं। जड़त्व चाहने का मतलब हुआ कि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर जड़ता चाहते हैं। कई मामलों में ये नुकसान भी करेगा, लेकिन अभी के लिए हम कौन सा जड़त्व चाहते हैं? जड़त्व भाई कई तरीके का हो सकता है। एक होता है अवस्था परिवर्तन का, एक होता है घुमाव के प्रति प्रतिरोध। अच्छा, अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन पोजीशन। मैं हिंदी भी बोल रहा हूं तो इंग्लिश भी बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं मेरी बात। रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंजिंग पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया, या अवस्था परिवर्तन का विरोध इनर्शिया है। तो फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये किसी वस्तु पर मोमेंट लगाने पर
उसके अंदर घूर्णन पैदा होगा, यानी रोटेशन पैदा होगा, और उस रोटेशन में यदि वो विरोध कर रही है तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी इनर्शिया है लेकिन मोमेंट के प्रति है। वो वस्तु अपने आप में उसके अंदर इनर्शिया जो है लेकिन मोमेंट के प्रति वो खास प्रतिरोध दिखा रही है, तो इसलिए उसके अंदर इनर्शिया है। जब कोई बीम इस तरह से होती है, जब कोई बीम इस तरह से होती है, ऐसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक बीम है, ये एक बीम है, और ये बीम मान लीजिए पहले अपने इस स्थिति में, चलो बीम से थोड़ा तुम कम रिलेट कर पाओगे, मैं अभी बताता हूं। चलो मैं तुमको अभी एक कॉलम के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना, एक कॉलम के बारे में बात करता हूं, ये रहा आपका कॉलम, ये रहा आपका यहाँ पे कॉलम, और कॉलम कुछ इस टाइप का है, इसका ऊपर का फेस हो गया, ये इसका नीचे का फेस हो गया। अभी के केस में यदि मैं आपसे बोलूं कि इस कॉलम पे ऊपर से लोड लगेगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये क्रश करके टूट जाएगा, ठीक है ना, ये क्रश करके टूट जाएगा। तो आप एक बात बताइए, ये क्रश करके टूटेगा ये तो समझ में आ रहा है, क्या होता है, ये कॉलम थोड़ा लंबा मतलब काफी लंबा होता, और इसमें लचक हो सकती, अभी इस पर चर्चा करनी है। लेकिन क्या होता जब इस कॉलम में थोड़ी बकलिंग पॉसिबल होती, बकलिंग मतलब एक तरीके से बहकाव यानी लचक, इसके अंदर यदि ऐसा होता तो क्या होता, तो ये कॉलम मैं पूछूं कि किधर मुड़ता, ये ऐसे लचकेगा किधर, आगे की तरफ लचक जाएगा कि साइड में, तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी क्लियर करा देता हूं, अभी हो जाएगा क्लियर। जैसे ही मैं इसका ये डायमेंशन जो है, जैसे ही मैं इसका ये डायमेंशन यहां से थोड़ा ऐसे करके, और मैं यदि आपसे बोलूं, रुकिए, यदि मैं जरा जी, यदि मैं इसकी इस डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज करके, और मैं आपसे अभी बोलूं कि अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, ऐसे एक स्थिति ये है इसकी, ऐसे है, कहूंगा कि जैसा ये अभी दिख रहा है, जैसा तुम्हें अभी दिख रहा है, और लोड इस पर कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे, ठीक है, तो बताओ ये किधर लचकेगा, तो तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्ट पहले की तुलना में वो होगा, फिर तुम कहोगे सर इससे एक और स्थिति ऐसी हो सकती है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सर अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा बड़ा कॉलम हो, ऐसे बड़ा कॉलम हो, खूब बड़ा सा, और मैं कहूं कि अब यदि मैं इसके बारे में ऐसे सोचूं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, निश्चित रूप से मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर इस कॉलम पे लोड लगा यदि ऐसे, तो सर ये साइड में कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि इधर से सर पतला दिख रहा है, आगे ही पलटेगा। मैं अगर इस अपने मान लो मैं अपने फोन को तोड़ना चाहता हूं, सपोज ये मेरा फोन है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे तोड़ने के चक्कर में लगाऊं, ऐसे घुमा के इस डायरेक्शन में, नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे घुमा के ऐसे तोड़ दूं तो ये टूट जाएगा। यही फोन है, लेकिन एक तरफ से मुड़ाव आसान है और एक तरफ से मुड़ाव मुश्किल, ऐसा क्या बदला, तो मैं कहना चाहता हूं इस स्थिति में कि इसमें बदला कि इसका एक एक्सिस क्रॉस सेक्शनली ये है, और इसका दूसरा एक्सिस क्रॉस सेक्शनली ये है। इसी तरीके से अगर हम इस एक्सिस की बात करें इस कॉलम के, तो उसका एक एक्सिस ये और दूसरा एक्सिस ये है यहां पे। यानी मुद्दे वाली बात क्या है कि जब इस पर लोड लगा इस कॉलम पे, तो ये आगे भी झुक सकता था साइड में, लेकिन आपने देख के कहा कि सर ये इस टाइम साइड में तो नहीं झुक सकता, ये आगे ही झुकेगा। सर इसका कुछ पता नहीं, ये चौकोर है तो शायद साइड में भी झुक जाए, शायद आगे भी किसी भी दिशा में जा सकता है, इसका कुछ ठीक नहीं। तो मैं इससे आपकी बातों से ये समझा कि इधर घूमना इसका आसान नहीं लग रहा है, इस वाले का इधर घूमना आसान है, तो क्या बदला, असल में ये जो एक एक्सिस है ना, ये कॉलम के क्रॉस सेक्शनल एक्सिस पर एक एक्सिस है एक्स एक्स, और ये वाले मान लेते हैं वाई वाई। एक्स एक्स के अबाउट इसका रोटेशन आसानी से हो सकता है। रोटेशन मतलब जब कोई कॉलम मुड़ता है, अगर मैं मानूं कि अगर इसकी जगह पर एक कॉलम मान लेते हैं कि अगेन फिर से ऐसे होता,
मैं अभी एक और अलग तरीके का कॉलम लिया आपसे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी कहानी अलग होने वाली है, इसमें कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। कैसे? देखिए, ये कॉलम मैंने ऐसे लिया और मैं इस पर बात करने वाला हूं कुछ अलग तरीके से। एक मैंने ये हिसाब कर लिया, तो आप कहेंगे सर इस बार तो इसको आगे से पतला किए हैं, इसको आप साइड से पतला कर दिए। मैं कहूंगा यदि इस पे लोड लगेगा तो ये कहां जाएगा? देखो पहले पूरी बात समझ लो, क्योंकि ये दोबारा कॉलम में भी मिलेगा, मैं उसको नहीं समझाऊंगा, एक ही बार में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर होगा। कहेगा सर ये साइड में नहीं जा सकता, ये आगे झुकेगा। मैं कहूंगा कि अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो कहोगे सर ये साइड में ही झुकेगा, ये वाला सर, तुम आराम से कहोगे कि सर ये वाला जो है वो साइड में ही झुकेगा, यहां से यहां तक, ये सर साइड में आसानी से लचक सकता है। और जब ये साइड में लोड के कारण ऐसे लचकेगा ना, तो इसकी नई स्थिति कुछ इस तरीके की होने वाली है, इस कॉलम की नई स्थिति कुछ इस तरीके से होने वाली है, ये कुछ ऐसा हो जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए। जब इस पर लोड लगेगा तो ये इधर की तरफ लचक जाए। इससे सहमत है आप लोग? बिल्कुल सहमत। जब ये जब लचक रहा होगा तो हुआ ये होगा ना, ये जो जो तल इसका ऊपरी फेस जो सीधे था ना, वो ऐसे मुड़ा होगा। नहीं, आप सोचिए कोई चीज जब ऐसे ऐसे सीधी थी पहले, जब वो इधर की तरफ लचकेगी तो देखो ये जो मेरा हाथ है ना, इसको तुम क्रॉस सेक्शन मानो तो ये भी ऐसे मुड़ेगा। देखो ये ऐसे थोड़ी झुक रहा है, ये पूरा टर्न तो हो नहीं रहा है। टर्न का मतलब होता है कि अगर मैं पूछूं टर्निंग का मतलब, तो टर्न मतलब ये देखो टर्न हुआ, ये टर्न हुआ, ये टर्न नहीं हुआ ऐसे झुके, ये टर्न नहीं हुआ, ये टर्न हुआ था, लेकिन वो जो है वो बेंड हुआ है। टर्न अभी कराया था मैंने, ये बेंड हुआ है। जब कोई चीज बेंड होती है किसी एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से बेंड होती है, तो बेंडिंग के दौरान उसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, जो सीधा था वो ऐसे मूव करता है, मूव करता है किसी एक्सिस के अबाउट तो जरूर मूव करता है। और वो एक्सिस क्या है? तो मैं बोलूंगा कि सर जब ये मूव करेगा ना तो ये ऊपर उठेगा, ये नीचे जाएगा। यानी ये जो, अगर इसको मैं एक्स एक्स मानूं तो ये एक्स एक्स तो रोटेट कर रहा है, लेकिन वाई वाई सर अपनी जगह पे है। यानी इसका, इस सेक्शन का रोटेशन एक्स एक्स जो है वो पूरा रोटेट कर रहा है किसके परितः? वाई वाई के। लेकिन अगर इस पर विचार करेंगे सर तो ये तो आगे झुकेगा सर। इसमें आप ध्यान देंगे कि जब ये आगे की तरफ झुक रहा होगा तो ये वाला ऊपर उठेगा और ये वाला नीचे जाएगा। नहीं, सपोज करिए कि ये क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसे जब ये मुड़ेगा, बेंड होगा, जैसे वो बेंड हुआ है, ये आगे की तरफ बेंड हुआ तो ये ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा। यानी इसमें वाई वाई रोटेट कर रहा है, इसके चारों तरफ एक्स एक्स के तरफ, एक्स एक्स के तरफ रोटेट कर रहा है, और इसमें एक्स एक्स जो है वो रोटेट कर रहा है वाई वाई की तरफ। इसमें जो रोटेशन पॉसिबल है, पॉसिबल रोटेशन, यदि मैं आपको समझाने के लिए लिखूं तो पॉसिबल रोटेशन जो है, इसमें पॉसिबल रोटेशन आसानी से जो है वो है एक्स एक्स के अबाउट। यानी एक्स एक्स जो अक्ष है, एक्सिस है, उसके अबाउट रोटेशन आसान दिख रही है। जबकि इसमें वाई वाई के अबाउट, वाई वाई एक्सिस के अबाउट जो है रोटेशन आसान दिख रही है। क्यों? वाई वाई अपनी जगह पे एक्स एक्स रोटेट कर जाएगा, यानी रोटेशन इज अबाउट वाई वाई, इसमें रोटेशन इज अबाउट एक्स एक्स। क्या इस बात से मेरी आप सहमत हैं? अगर सहमत है तो ये तो कॉलम के लिए था। अगर मैं आपसे किसी कॉलम की मजबूती के बारे में सोचूं कि वो बकल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा दैट डिपेंड्स कि इसके अबाउट उसका रोटेशनल रेजिस्टेंस कितना है, उसका रोटेशनल रेजिस्टेंस कितना है। तो रोटेशनल रेजिस्टेंस ही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल रेजिस्टेंस का मतलब घुमाऊ प्रतिरोध। ये सेक्शन इधर घूमता नहीं तो ये कॉलम टूटता नहीं। ये कॉलम के टूटने का रीजन ही है ना कि ये घूम गया। अगर मैं कहूं कि ये कॉलम ऐसे सीधा था, इसके दोनों सेक्शन थे, इस पर लोड के बावजूद भी ये सेक्शन घूमा नहीं, ये सेक्शन घूमा नहीं, खूब लोड लगा लेकिन घूमा नहीं, और जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक वो बेंड नहीं होगा, तब तक टूटेगा नहीं। नहीं समझे बात को? आप अपने हाथ पर अगर लोड लेकर के, कई लोगों का हाथ पैर मुड़ जाता है, हाथ पर यदि लोड लेकर के ऐसे जमीन पे धक्का लगाए, हाथ एकदम सीधा रहे तब तक ये नहीं टूटेगा, लेकिन अगर गलत दिशा में मुड़ गया तो टूट जाएगा।
तो मुड़ाव फेल्योर को जन्म देता है, और मुड़ाव की वजह क्या है? रोटेशनल रेजिस्टेंस का कम होना। यदि मैं पूछूं कि इसका रोटेशनल रेजिस्टेंस किसके परितः ज्यादा है, किसके परितः कम, यदि मैं रोटेशनल रेजिस्टेंस को इनर्शिया बोल रहा हूं तो इनर्शिया आई, एक इसका आई एक्स एक्स के परितः भी कुछ ना कुछ है रोटेशनल रेजिस्टेंस, और एक आई वाई वाई के परितः है। तो बताइए रोटेशनल रेजिस्टेंस इसका कौन सा ज्यादा है? तो मैं कहूंगा कि इसका रोटेशनल रेजिस्टेंस वाई वाई के अबाउट ज्यादा है, यानी ये एक्स एक्स के अबाउट आसानी से घूम सकता है। वाई वाई के परितः इसको घुमाने में खटिया खड़ी हो जाएगी सर। वाई वाई के अबाउट ये लचक, यानी वाई वाई ऐसे रहे और ये पूरा ऐसे घूम जाए कि ये एक्स उठ रहा है, एक्स ऐसा संभव है कि एक्स ऊपर जाए नीचे, क्योंकि ये चौड़ाई इधर है डायरेक्शन, तो ये नहीं उठ सकता है ऐसे। यानी देखो अगर एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो दूसरा एक्सिस ही रोटेट करता है, जिसके परितः घूमता है वो फिक्स और दूसरा एक्सिस जो होता है वो मूव करता है। सॉरी, तो यदि अब हम लोग यही इसी जैसे कॉलम वगैरह का आपने समझा कि भाई किसी न किसी के अबाउट तो घूमेगा, यदि मैं कॉलम की मजबूती के बारे में सोचना चाहूं कि वो किधर से मजबूत है, तो इधर से कि इधर से, कहेंगे सर इधर से मजबूत है, इधर से कमजोर है, क्योंकि इधर आसानी से टूट जाएगा। इसके बारे में पूछूं तो कहोगे सर इधर से कमजोर है, इधर आगे से मजबूत है। तो कॉलम का जिधर फेस पतला होता है उधर की तरफ मजबूत और दूसरे तरफ कमजोर, जिधर फेस पतला होता है उधर की तरफ मजबूत, दूसरे तरफ कमजोर। सही है ना? लेकिन बीम के केस में क्या होता है? इसलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉलम कैसा बनाया जाए तो कहोगे सर कॉलम ना आप चौकोर ही बनाइए, आयताकार कॉलम ठीक नहीं। क्यों? रीजन, क्योंकि सर एक तरफ तो कमजोर है, इधर मजबूत होकर क्या ही कर लेगा, इससे अच्छा थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दे, दोनों तरफ बराबर मजबूत रहता, क्योंकि ये कहीं भी घूम सकता है। कॉलम के साथ दिक्कत यह है ये लचक किसी भी दिशा में सकता है, अगर किसी डंडे को खड़े करके दबाएंगे तो जरूरी है कि इधर इधर जाए, आगे पीछे नहीं जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो कॉलम को हमेशा स्क्वायर बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशनल रेजिस्टेंस जिस एक्सिस के परितः कम होगा उधर वो घूम जाएगा। मैं बार बार रोटेशनल रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो बोल सकता हूं। तो क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको अटपटा नाम लगता है, तो मैं रोटेशनल रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं तुमसे इस बीम का पूछूं तो तुम बताओ कि ये बीम अगर यहाँ पे एक एक्सिस इसकी ये है और दूसरी एक्सिस इसकी ये है, ठीक है ना? ये बताओ यदि ये एक्स एक्स है ये वाली और ये क्या है वाई वाई, तो ये किसके अबाउट बीम घूमेगी? तुम कहोगे सर ये बीम का तल है, जब इस पर सर ऊपर से लोड लगेगा, ये ऊपर से लोड लगेगा तो सर ये बीम सर ऐसे घूमेगी, मुड़ेगी। यानी ध्यान देना कि पहले ये दोनों ऐसे थे, ये जो फेस है ऐसे थे, जब लोड लगेगा मुड़ेगी तो सर ये ऐसे मुड़ेगी, यानी ये घूमेगा। यानी सर ये देख रहे हैं ये प्लेन जो है ना सर ये ऐसे मुड़ेगा, यानी ये y इधर जाएगा ऐसे, इधर ऐसे, और x अपनी जगह पे, यानी यहां पर बीम निश्चित रूप से एक्स एक्स के अबाउट ही रोटेशन देगी। किसके अबाउट रोटेशन देगी? एक्स एक्स के अबाउट। बात समझ में रही है? बीम का रोटेशन वाई वाई के अबाउट हो सकता है? नहीं। तब हो सकता है जब बीम पर लोड कुछ इस तरीके से लगे, साइड से लोड लगने लगे, साइड से, ऐसे साइड से धक्का दे रहे हैं बीम को जब साइड से हम लोग धक्का दे रहे हैं, जब कोई ऐसे पेन है इस पर हम लोग ऐसे धक्का लगा रहे हैं, ऐसे इस टाइप से, तब ना ये आगे मुड़ेगा। ऊपर से लगेगा तब तो ये ऐसे ही घूमेगा, और ऐसे घूमने का मतलब ऐसे जो चीज सीधी थी वो ऐसे घूम रही है, अर्थात अगर देखो ध्यान से तो ये एक्स एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्स एक्सिस है, वाई वाली तो खड़ी वाली एक्सिस है, ये एक्स है, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो एक्स एक्स के अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है। सोचो ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स ब्लैक वाला दिख रहा है, खड़ी वाली वाई वाई, तो जब ये तल घूमेगा, कैसे घूमेगा? जब बीम मुड़ेगी तो इसका ये तल ऐसे ही तो घूमेगा, और ये घूमने के लिए हमको जानते हैं हम कि ये निश्चित रूप से एक्स एक्स के अबाउट ही रोटेट करेगा। यही बात ना? एक बात बताओ ध्यान से यहाँ पे, इसका मतलब इस बीम का मुड़ाव जानना हमें बड़ा जरूरी है।
हमें ये जानना है कि मुड़ाव के प्रति इसका प्रतिरोध कितना है, मुड़ाव के प्रति इसका प्रतिरोध कितना है। तो अगर एक बीम हमें बनानी होती तो हम, अगर यही सपोज एक बीम है हमारे पास, यही एक बीम है जैसा ये दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार ये जो है ना, इसको एज ए बीम ऐसे प्रयोग कर लो, ऐसे मान लो ऐसे कॉलम था, इसको सर हम एज ए बीम प्रयोग करना चाहते हैं, हम सर इसको एज ए बीम प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ठीक कर लो इसको। तो देखो ये बीम बनी है, क्या ऐसे इस बीम का प्रयोग करना तुम उचित समझते हो? ऐसे इस बीम का प्रयोग करना तुम कितना उचित समझते हो ये बता। इस पर लोड ऐसे लगाना जैसे अभी लगा है, कहोगे सर ये बीम लचक के टूट जाएगी, मैं कहूंगा नहीं, अगर ऐसे लचक के टूट जा रही है तो तुम एक काम करो, इसी बीम पर लोड यहां से ना लगा के पहले तो इस बीम को ही, चलो भैया अपनी, पहले तो मैं कहूंगा कि इस बीम को ही तुम इसको घुमा करके जैसा ऐसा रख दो, इस पूरे बीम को घुमा करके यहां पे आ गया है। या अधूरा सेलेक्ट करो, छोड़िए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बीम को घुमा करके अगर सीधा करके रख दो जैसे ये रखा है, जैसे अभी के लिए अगर मैं बोलूं जैसे ये रखा गया है, इस केस में इसका सब एक्सिस वैक्सिस हटाओ, सब हटाओ, अगर मैं जैसा ये रखा गया है अभी, अगर इसको घुमा के यदि मैं बीम बनाऊं, ऐसी बीम, एक ऐसी बीम जिस पर मैं लोडिंग ऐसे लगा दूं ऊपर से, तुम कहोगे सर ये मजबूत है कि वो बीम मजबूत है। हाउ बीम तो सर जो आप बोले है ना, सर जो ये बीम आप बोल रहे हैं वो तो सर ऐसे खट से टूटेगी ना कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी आसानी से ये बीम टूट गया। ये आसानी से टूट सकता है, ये बीम आसानी से नहीं टूटेगा, क्या कारण है इसके पीछे आप बताइए। तो आप कहेंगे सर इस ये गहरी ज्यादा है और वो चौड़ी ज्यादा है, तो ये नहीं टूटेगी सर। क्यों? मैं कहूंगा कि जो इसका ये एक्सिस दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका ये एक्सिस अगर एक्स एक्स है, वाई वाई है, तो एक्स एक्स के अबाउट काफी गहरा है, ये जल्दी से घूमेगा नहीं। अब वो उसका अगर आप एक्सिस चेक करेंगे, उसका यदि आप एक्सिस चेक करेंगे ऐसे एक्सेस, तो देखेंगे ये यदि एक्स एक्स है इसके क्रॉस सेक्शन पे तो काफी कम दिख रहा है, आराम से रोटेट करने लायक, इसका आराम से रोटेशन नहीं दिख रहा। यानी हमको कुल मिला के रोटेशनल रेजिस्टेंस क्यों जानना है अब तक नहीं क्लियर हुआ। हमें इसलिए रोटेशनल रेजिस्टेंस जानना है, मैं इतने देर से लेक्चर में केवल ये बता रहा हूं कि रोटेशनल रेजिस्टेंस क्यों जानना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों जानना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए जानना है ताकि हम पता कर पाए कि किस स्ट्रक्चर को किस स्थिति में रखने पर हम अधिकतम मजबूत पा पाएंगे। अगर ऊपर से खूब लोड आ रहा हो तो हम बीम पर कुछ इस टाइप के लोड ही, कुछ इस टाइप के लोड ही हम बीम पर क्या करेंगे, चाहेंगे। बीम पर हम इस टाइप से लोड लगाएंगे, बीम को ऐसे पलट के लोड नहीं लगाएंगे। तो हमें हल्का आइडिया लग चुका है कि बीम को गहरा रखना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ मुड़ती है, दूसरे दिशा में तो मुड़ नहीं सकती है, तो हम उसको उसी दिशा में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिशा में रोटेशनल रेजिस्टेंस अच्छा मिलता है। कॉलम को सर उसको दोनों तरफ से एक जैसा रखना जरूरी है क्योंकि वो कहीं भी मुड़ सकता है। कहेंगे ठीक है सर, अच्छा बात तो आपकी सही है कि ये ऐसा ऐसा ये सब जो आप बना डाले देश भर की चीजें। यदि मुझे ये जानना रहे कि सर, मुझे ये जानना रहे कि ये बीम का असल में इसके घुमाव के प्रति प्रतिरोध है कितना, तो मैं कहूंगा उसको कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। चलो जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण निकालने का तरीका क्या है, क्यों निकालना मैंने बता दिया, और उसका प्रयोग भी अभी करेंगे हम लोग, उसका प्रयोग भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो हमको ये जानना है कि क्यों निकालना है, और क्यों निकालने के लिए भली भांति उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, भली भांति उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्यों। ठीक है, अब चलिए, तो हमारे पास आ गया हमारा हेडिंग जो कि क्या था, जड़त्व आघूर्ण, यानी इसको कह रहे थे हम लोग क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मैंने बताया था कि इस क्यों जरूरी है, वो बता दिया मैंने क्यों निकालना। जड़त्व आघूर्ण एक तरीके का रोटेशनल, देखियो किसी चीज की दो डेफिनेशन होती है। मैंने बोला कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बेंडिंग मोमेंट किसी काट के दाएं या बाएं तरफ के बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग होता है सर बेंडिंग मोमेंट। मैं कहूंगा ये तो तुम निकालने का परिभाषा बता रहे हो, इससे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता चलेगा।
तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो सिंपल कहोगे सर बेंडिंग मोमेंट वो एक तरीके का प्रभाव है जो बीम को मोड़ने का प्रयास करता है। तो इसी तरह जड़त्व आघूर्ण क्या है, तो जड़त्व आघूर्ण सर जड़त्व का आघूर्ण है, यानी एक तरीके का ये प्रतिरोधी आघूर्ण है। जड़त्व मैं बोलूंगा इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है, तो ये खाली इनर्शिया की परिभाषा जब मैं दूंगा तो मैं बोलूंगा इनर्शिया क्या होता है, मास मास ऑफ अ बॉडी is the measurement of खाली इनर्शिया की बात कर रहा हूं, is measurement of inertia it shows यानी ये क्या दिखाता है, it shows resistance against changing position, यानी चेंजिंग पोजीशन और स्टेट, यानी इनर्शिया क्या है, किसी बॉडी के मास से उसका मेजरमेंट लिया जाता है और यह प्रतिरोध को दिखाता है, किसके प्रति प्रतिरोध को, पोजीशन या स्टेट में बदलाव के प्रति प्रतिरोध को ये दिखाता है। तो ये इनर्शिया हो गया। तो कहेंगे सर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं कहूंगा यानी जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो मैं कहूंगा इट इज रोटेशनल रेजिस्टेंस, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल रेजिस्टेंस, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, ये किसी बॉडी या कह लें लेमिना मतलब किसी सतह की रोटेशनल रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है।